Hello everyone, welcome you all on Conceptual Economics. Today we are going to discuss introductory part of the economics. As you know that economics as a subject born with the book written by Adam Smith in 1776. The name of the book was An Enquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations. तो बुक पब्लिश हुई थी कौन सी ईयर में 1776. बट दैट टाइम इकोनॉमिक्स वाज नॉट अ सब्जेक्ट. दिस सब्जेक्ट वाज नोन एज द पॉलिटिकल इकोनॉमी. उस टाइम पे इकोनॉमिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं था, इसको नेम दिया गया था पॉलिटिकल इकोनॉमी. एंड दैट पॉलिटिकल इकोनॉमी नेम कंटिन्यू टिल द होल 18th century, during 19th century and also during the 20th century. बट 1929 के आसपास फिर इस पर कुछ चेंजेज आए जब ग्रेट डिप्रेशन आई वर्ल्ड की. तो 1933 में प्रोफेसर रैगनर फ्रिस एक रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट हैं जिनको उनके कंट्रीब्यूशन के लिए इकोनॉमिक्स का जब नोबेल प्राइज़ शुरू हुआ था तो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ प्रोफेसर टिनवर्जन और रैगनर फ्रिस को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया था. तो सेम रैगनर फ्रिस ने 1933 में दो टर्म डेराइव किए. वन वाज माइक्रो एंड वन वाज मैक्रो. और पूरे इकोनॉमिक स्टडी को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर हम इसको डिफाइन करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, दैट माइक्रो जो टर्म है, दैट माइक्रो टर्म इट डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोज. एंड माइक्रोज मीन्स स्मॉल. तो अगर हम इसको इकोनॉमिक्स के टर्म में इसको डिफाइन करें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो जाएगा, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज स्मॉल यूनिट्स. ठीक है, यहाँ पे स्मॉल यूनिट्स का जो मीनिंग है वो है इंडिविजुअल यूनिट्स से. ठीक है, ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स जो मैक्रो टर्म है, दैट मैक्रो टर्म इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक टर्म मैक्रोज. ठीक है, एंड दैट मीन्स लार्ज. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर हम डिफाइन करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाती है ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज लार्ज यूनिट और यू कैन से एग्रीगेट ऑफ यूनिट्स. तो इन द सिंपल वे हम माइक्रो और मैक्रो को डिफाइन कर सकते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी. तो इसके अगर हम एग्जाम्पल्स देखें माइक्रो इकोनॉमिक्स के कि कौन से स्टडी को या कौन से पार्ट को हम माइक्रो में रखेंगे तो वो हो जाते हैं आपके, अगर आप माइक्रो को देखें, माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जाम्पल थ्योरी ऑफ डिमांड. थ्योरी ऑफ सप्लाई. एंड दीज टू थिंग डिटरमाइन द प्राइस. तो इसका ये पार्ट भी हो जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट प्राइस. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. अगर बाकी आप इसमें और टॉपिक देखें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टडी एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर वेलफेयर भी आप कह सकते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स. वेलफेयर इकोनॉमिक्स में एक इंडियन इकोनॉमिक्स हैं, इंडियन इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अमर्त्य सेन. he did lot of work in the welfare economics. The welfare economics is also part of micro economics. ऐसे ही अगर हम मैक्रो को डिफाइन करें तो मैक्रो
मैक्रो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे क्या है, माइक्रो में थ्योरी ऑफ डिमांड है, एक इंडिविजुअल यूनिट की डिमांड की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड की बात हो रही है, यहाँ पे हो जाएगा आपका एग्रीगेट डिमांड। एडी इज व्हाट, एडी इज एग्रीगेट डिमांड। इन माइक्रो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल सप्लाई, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्रीगेट सप्लाई, मीन्स इकोनॉमी में टोटल सप्लाई कितनी है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट प्राइस की बात करते हैं माइक्रो में, और मैक्रो में हम कंप्लीट बात करते हैं जनरल प्राइस लेवल, इसकी सारी गुड्स का प्राइस लेवल कैसे डिटरमाइन होता है किसी भी इकोनॉमी में। यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात होती है, यहाँ पे एंटायर जो नेशनल इनकम है उसकी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की स्टडी होती है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ one another classification of the economics is positive economics and normative economics. Generally this classification is based on the narrative, कि जो स्टेटमेंट है, जब स्टेटमेंट को डराइव किया जाता है या स्टेटमेंट को नरेट किया जाता है तो उसके बेसिस पर ये नेचर फाइंड होता है इकोनॉमिक्स का कि क्या वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है या फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि पॉजिटिव कौन सा स्टेटमेंट है एंड विच स्टेटमेंट इज नॉर्मेटिव। तो पॉजिटिव के लिए अगर हम देखें, पॉजिटिव स्टेटमेंट कहें या हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहें, तो किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं, एनी स्टेटमेंट विच इज आंसरिंग दीज क्वेश्चन, what was, what is, and what would be, past, present and future। ये तीन क्वेश्चन हैं, इनका आंसर दिया जाता है किस बेस पे, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन facts and figures without any opinion, without any value judgment। जब इनका आंसर दिया जाता है तो such statement are called positive statement and are the part of positive economics। For example, India is overpopulated country। Obviously India second largest country है पॉपुलेशन पे, तो हम इसको कह सकते हैं ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। किस पर बेस्ड है, जो फैक्ट्स हैं हमारे पास सेंसस ऑफ इंडिया, उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। हमने बताया कि इंडियन इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड की। किस बेसिस पे, जो जीडीपी के डेटा रिलीज करती है, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट करती है या फिर आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक करते हैं। इसमें हमने कोई भी ओपिनियन इंक्लूड नहीं किया। तो जब ओपिनियन इंक्लूड नहीं किया जाता है तो, या वैल्यू जजमेंट हम इंक्लूड नहीं करते हैं, वैल्यू जजमेंट मीन्स क्या हो गया कि सही है या गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, दैट इज़ वैल्यू जजमेंट और ओपिनियन। तो ओपिनियन को हम यहाँ पे नहीं रखते हैं, इसका आंसर हम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो जब हमारे आंसर फैक्ट्स और फिगर्स पर बेस्ड होंगे तो ओपिनियन या वैल्यू जजमेंट इंक्लूड नहीं होगा, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सेकंड है जो हम डेराइव करते हैं वो है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, अब इसमें क्या होता है कि स्टडी तो हम करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की, लेकिन साथ में उसमें अपना ओपिनियन या अपना वैल्यू जजमेंट हम इंक्लूड करते हैं। तो ये एक्चुअली आंसर देता है किस बात का, what ought to be या what should be का ये आंसर देता है क्या होना चाहिए। इससे शुरू करता है what was, what is या what would, ठीक है, लेकिन इसके आंसर की जगह ये कौन सा आंसर देता है, what ought to be और what should be। इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, ये बताया फैक्ट्स और फिगर के बेसिस पे, साथ में अपना वैल्यू जजमेंट इंक्लूड किया कि इंडिया शुड कंट्रोल over its population to grow rapidly।
ठीक है, या हम कह सकते हैं इंडिया शुड कंट्रोल इट्स पॉपुलेशन टू डिक्रीज द पॉवर्टी। ठीक है, तो ये सारे जब हम क्या करते हैं, इसमें हमने शुड का यूज़ किया है और हम क्या बता रहे हैं कि क्या चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, हमने अपना वैल्यू जजमेंट इसमें इंक्लूड कर दिया, हमने अपना ओपिनियन इंक्लूड कर दिया। तो जब भी ओपिनियन इंक्लूड हो जाता है तो ओपिनियन इंक्लूड होने के बाद such statements are called normative statement and economics is called normative economics. I think this classification of positive and normative is clear to you. हमने वैल्यू जजमेंट, अगर आप इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो एग्जाम्पल्स क्या कहते हैं, इसमें वैल्यू जजमेंट इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, या इंडिया इज हैविंग मोर देन 30% poverty ratio and India should control over its population, या India should increase या India should enhance its GDP to reduce the poverty। तो हमने इसमें should का यूज़ कर लिया है कि ऐसा करना चाहिए कंट्री को, तो वो हो जाता है आपका normative economics।